नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे विधानसभा में हुए बड़े हंगामे की। इस हंगामे की वजह से कई ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए हैं जिस पर पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में बहस चल रही थी। बात चाहे भागीरथपुरा के दूषित पानी की हो या नगर निगम से लगातार कई शहरों में हो रहे दूषित वाटर सप्लाई की या फिर कुत्तों के काटने से होने वाली परेशानियों की। कांग्रेस ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। एक इमोशनल कार्ड भी कांग्रेस ने खेल दिया और कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। बीजेपी ये मांग करती थी, अब कांग्रेस ने मांग कर दी है। ऐसे में हक्का बक्का बीजेपी ने किसी तरह से बचाव किया है अपना। और दूसरी बात अगर करें तो कथा को लेकर के भी बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक दूसरे को कथा सुनाने की बात कह रहे हैं ताकि दोनों को सद्बुद्धि मिल जाए। भाई देखिए, आप राम राज्य आ गया है। दोनों बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को कथा सुनाने की बात कह रहे हैं। तो चाहे बात दूषित पानी की हो, कुत्तों के काटने को लेकर हो रही लापरवाहियों की हो, या फिर बात हो कथा जैसे धार्मिक मुद्दे की, पूरी तरह से विधानसभा का यह सत्र हंगामेदार रहा है। तो कुल मिलाकर के विधानसभा में ऐसे कौन से जनहित के मुद्दे उठ रहे हैं और कौन से मुद्दे केवल सियासी तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर एक साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले देखते हैं कि दूषित पानी जो सबसे बड़ा इस वक्त विवाद का केंद्र बना हुआ है, उससे लेकर क्या कहा है। उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष ने इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि प्रशासन पानी तो ढंग से पिला नहीं पा रहा और बड़ी बड़ी बातें करता है। बीजेपी से उमाकांत शर्मा ने उस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि सब व्यवस्थाएं ठीक हैं। दूषित पानी को लेकर के किस तरह से कांग्रेस हमलावर है, सुनिए। डर रही है, लगता है सरकार घबराई हुई है क्योंकि उन सामने आएगी बात है। और मंत्री जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, इंदौर की जनता शमशान घाट जा रही है और ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा लेना चाहिए। अर्जुन सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और भोपाल में गैस कांड में 3000 से अधिक लोग मारे गए थे, तब अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दिया था। दिग्विजय सिंह जी के जमाने में हमारे किसानों की हत्याएं हुई थी पुलिस के द्वारा, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये मानवीय त्रुटि है, अधिकारी कर्मचारी या किसी भी प्रकार की त्रुटि है, उसमें सुधार करेंगे। इस्तीफा मांगने वाले पहले खुद तो एक हो जाए। उधर ऐसा नहीं कि मामला यहीं तक है, लेकिन जिस तरह से लगातार प्रदेश में कुत्तों के काटने से लोगों को हो रही परेशानी की दिक्कतें बढ़ रही है और निगम का इनकी नसबंदी के नाम पर हो या फिर इनको शेल्टर होम में रखने के नाम पर जो लाखों का बजट है वो कहां जा रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। इसी सवालों को लेकर के भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। विधानसभा के अंदर ये मुद्दे भी पुरजोर तरीके से उठाए गए। आतिफ अकील ने इस मामले को उठाया और वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव बीजेपी के जो थे उन्होंने इस पर पलटवार किया है। ये दोनों बयान आपको सुनाते हैं कि कैसे कुत्ते भी अब सियासत में मुद्दा बन गए हैं। देखिए, वैक्सीनेशन नगर निगम में हर साल 2 करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन हो रहा है। निरंतर आबादी बढ़ती जा रही है। कुत्तों में रेबीज है, अक्सर लोगों को काट लेते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जब वैक्सीनेशन के लिए प्रावधान है, सरकार वैक्सीनेशन के लिए पैसा, बजट, सब चीजें पारित करी हुई है, तो आबादी भी बढ़ रही है। और अक्सर 1-2 लोगों का मीडिया के अंदर जब कुत्ते को रेबीज था और काट लिया तो उसकी डेथ हो गई थी। इंदिरा गांधी से तो सब लोग, इंदिरा गांधी जी से तो सब लोग घबराते हैं, तो भाजपा लोग उनको नाम सुनते ही पसीना आता है। सरकार को अपने बखान बताना, अपनी बातें बताना, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हम तमाम जितने भी सुझाव है, अच्छे सुझाव, उसको प्रयास करेंगे लागू। बिल्कुल, उस बात का हम सम्मान करते हैं। नहीं, कई चीजें नहीं, एक सामाजिक सोच का विषय ये है। हाँ। यदि कुत्ता आदमी को मार रहा है तो कुत्ते को मारने में क्या हर्ज है? यानी आप कह रहे हैं कि कुत्तों की नस्ल खत्म कर देना? क्यों नहीं? पागल हो गया, लोगों को काट रहा है, मार रहा है, कुछ भी कर रहा है और तड़प तड़प के बच्चे मर रहे हैं, जैसा कि उत्तर में भी आया। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्यों रहना चाहिए कुत्ते। और अब तक गौ माता के लिए सियासत करने वाली बीजेपी अब इस मुद्दे पर बैकफुट पर है, क्योंकि भोपाल में जिस तरह से कथित तौर पर नगर निगम के स्लॉटर हाउस में
गौमांस मिला उसके बाद से बीजेपी इस पूरे मामले पर बैकफुट पर आ गई है। आतिफ अकील ने गाय को गौ माता का राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की मांग कर दी और इस पर रामेश्वर शर्मा जो हैं अब वो पलटवार कर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि कांग्रेस ये करेगी तो दिलाएंगे, कांग्रेस वो करेगी तो दिलाएंगे। सुनिए दोनों के बयान। मैंने अशासकीय संकल्प लगाया है गाय को लेके कि गाय को राष्ट्रपति घोषित करना चाहिए। हिंदू धर्म अगर माता मानता है तो बिल्कुल हम उसको सम्मान करते हैं। राष्ट्र पशु घोषित होना चाहिए। अगर डेथ हो जाए तो अंतिम संस्कार भी हो और चमड़े का व्यापार, इस चीज़ का व्यापार भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके लिए 2017 में मेरे फादर ने भी लगाया था और उस टाइम भी भाजपा की सरकार थी और बहुमत के कारण वो संकल्प पारित नहीं हुआ था। तो आप सोचिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। नहीं, अच्छा है वो लेकर आए, इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि जरा मुसलमानों को मस्जिद में जाकर एक संकल्प प्रस्ताव वहां भी पास करा लो तो गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी। गौ माता, आखिर गौ माता को काटने वाला कसाई कौन है? आप हमारे भतीजे हो यार, आप थोड़ा सा सीख लो। बस जाकर ताजो जो मस्जिद में नमाज हो उस दिन अल्लाह की कसम खाकर सारे मुसलमान तय कर दे कि किसी भी कीमत पर गाय नहीं कटने दी जाएगी। कोई माई का लाल गाय को से हाथ नहीं लगा सकता। रामेश्वर शर्मा साहब खुद हिंदू हैं, पर गाय ना काटने की कसम मुसलमान खा लें ये कुछ ना करें, और हर बात में इनको माइका लाल और चुनौती और इस तरह के शब्द बोलने हैं। अच्छी बात है। अब देखिए, कथा को लेकर के भी सियासत हो रही है। कांग्रेस कह रही हम बीजेपी को कथा सुनाएंगे, बीजेपी कह रही हम कांग्रेस के नेताओं को कथा सुनाएंगे, सद्बुद्धि दिलाएंगे। कथा को लेकर के क्या व्यथा है नेताओं की, ये भी सुन लीजिए। लोगों को जो भ्रमित हो रहे हैं, मैं उनको समझाकर और थोड़ा लान पलाना चाहता हूँ, खास करके कांग्रेसियों को जो भटक रहे हैं अभी। इनको कथा के हिसाब से इनको, कांग्रेस तो ये भी बोलेगी कथा मंत्रियों के लिए भी कर रहे हैं आप नहीं, मैं कांग्रेसियों के लिए कथा करूँगा। कांग्रेसियों धारा से कांग्रेस टिकी हुई है, उनकी कथा की आवश्यकता नहीं है। और यदि कांग्रेस उनकी कथा को सुनाना चाहेंगे तो बहुत दिन सरकार नहीं हुई, अभी 23 साल हुआ है। वो सारे पोल खुल के रख जाएंगे। जिस तरीके से उनके क्षेत्र में और जो भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, ये चरम पर है। जो आज बेरोजगार बच्चों के हाथ में कोई काम नहीं है, इस पर यदि हम लोग, मैं भी कथा करना चाहता हूँ, वो करें तो मैं भी भाजपा के लिए मैं कथा करना चाहता हूँ। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने हमारे आज के सवाल। बजट सत्र में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। दूषित पानी, कफ सिरप, गौकशी और आवारा डॉग पर हंगामा। कांग्रेस बोली दूषित पानी से मौतों का दो हिसाब। बीजेपी बोली कांग्रेस की गलत नीतियों से भरी है किताब। आवारा कुत्ता, गौकशी पर खूब सियासी बोल। कथा के जरिए विधायक खोलेंगे एक दूसरे की पोल। कह रहे कथा करके हम आपके बारे में सब बताएंगे। एमपी में बजट से पहले हंगामा जोरदार। दूषित पानी, कफ सिरप, डॉग बाइट पर आर पार, ये बड़े मुद्दे हैं जो उठे हैं और ये कितने जायज हैं, आम जनता से कितने जुड़ते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी आपके पास आता हूं। अशोक जी, देखिए यहां पर आपने कुल मिलाकर के गाय का मुद्दा उठा लिया। अशासकीय संकल्प, गाय को राजकीय पशु का दर्जा देने का कांग्रेस पारित करवाने चाह रही है, तो बीजेपी को आप क्या उसी के घर में घेर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा, कुत्तों को लेकर के भी बात की गई है, और तीसरा मेरा जो सवाल है वो दूषित पानी को लेकर, मतलब हर कमजोर कड़ी पर आपने अटैक करने की कोशिश की है। जी, बीजेपी ने गाय की राजनीति तो की है, लेकिन गाय को गाय माता का दर्जा नहीं दिया है, राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं दिया। ये सिर्फ बोलते हैं, ये करते कुछ नहीं है। अभी जो मैं सुन रहा था, जिस प्रकार से ये रामेश्वर शर्मा जी की जो बोल है, ये इन लोगों ने कुछ कसम खाई। 4-6 ऐसे इनके जो नेता है, ये जो बोलेंगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि इनकी चरित्र से, इनकी बातों से किसी भी प्रकार के नहीं लगता कि ये एक गरिमामय पद में बैठे हों। इनका बोल भी कमेंट के रूप में लगता है। तो मुझे लगता है कि इनकी बोली भाषा की सबसे पहले तो इनको शिक्षा देना चाहिए। पूरा ज्ञान इनकी पूरे बीजेपी को, इनको 4-6 लोगों को ज्ञान देना चाहिए कि बोली बतकाव थोड़ा ठीक रखो। ये मैं हमारे
यशपाल जी बैठे हैं, इनके माध्यम से मैं यही बात रखना चाहूंगा। रही बात जो इसके पहले जो इंदौर में जो दूषित पानी की जो बातें आई है, ये सिर्फ इंदौर की बात आई है, ये एक सच्चाई है जो पूरे हर नगर क्षेत्र में और गांव क्षेत्र में है। जहां पर नगरीय क्षेत्र में दूषित पानी, पुरानी पाइपलाइन और उनकी समस्या, अधिकारियों की जो निरंकुशता और सरकार की उदासीनता, ये सब चीजें सामने हैं। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से देखा जाए तो जल जीवन मिशन हो गया, नल जल हो गया, इसमें इतनी बड़े लेवल पे भ्रष्टाचारी इनकी हिस्सेदारी है कि काम ठीक से हो ही नहीं पाया। ठेकेदारों ने पाइप बिछा दिए, टंकी बना दिया, पानी गड्ढेवाल खोद दिया, लेकिन इनको जोड़ा नहीं। पहले 24 बोलते थे, अब 27 बोल रहे हैं। तो और ये पानी की स्थिति इतनी गंभीर है कि इसके इन सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है। अब तीसरे जो पक्ष जिस पे मैं जो डॉग्स की जो बात कह रहा था, ये सही में एक इतनी बड़ी तकलीफें हैं कि अभी लगभग हर दूसरे दिन हम देखते हैं, हर दिन हम देखते हैं कि डॉग बाइट के केस या डॉग्स का जो हमला बच्चों पे अधिकतर, या जो वैक्सीन की जो बात हो रही है कि किसी को वैक्सीन लगा भी दिया तो भी लोगों की मौतें हो रही है। तो ये सरकार का रखरखाव क्या है, उनका वैक्सीनेशन का स्तर क्या है, इन्होंने क्या अब तक जो डॉग के लिए इनको जो नसबंदी की क्या प्रक्रिया की, इनके पास क्या डॉक्टर हैं या नहीं है, ये एक ऐसे विषय है सरकार की जो कार्य प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। दूसरी बात, जो बजट की बातें जो हो रही है, उसमें तो बजट के लिए सरकार को क्या कहना है, बजट लायक तो इनका कोई काम है नहीं। लोग अभी भी महंगाई, बेरोजगारी, आज भी जो ठेकेदार है वो अपने पेमेंट्स के लिए कर रहे हैं, आवास वालों को पेमेंट नहीं मिला है, क्या रहेगा, लगातार घाटा बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन इनके क्रियाकलाप किसी भी स्तर पर नहीं दिख रहे हैं कि एक सरकार चला रही है। इनके कुछ एजेंडे पूरे करने में ये लोग लगे हुए हैं, उसके अलावा धरातल पे देखने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है यशपाल जी, ये सियासत कहां हो रही है? गाय पर हो रही है, कुत्ते पर हो रही है, दूषित पानी पर हो रही है? हमें तो कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश स्वर्णिम बन चुका है। हम तो देख रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री मोदी जी या मोहन यादव जी एआई पर बात करना चाहते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात करना चाहते हैं। आप लोग घिर किन मुद्दों पर रहे हैं, ये देख करके बड़ा हमें आश्चर्य हो रहा है। पीने के पानी पर, गाय पर जो आपका कोर एरिया है, कोर इंटरेस्ट एरिया है, और कुत्ते जैसी छोटी समस्या जिसे नगर निगम को अगर अच्छे से काम कर ले तो वो डील कर सकती है, सरकारें घिर रही हैं इस पर, कैसे? नहीं अभिलाष जी, देखिए जिस प्रकार के मुद्दे कांग्रेस के साथी मित्रों ने उठाए हैं, और हम तो विधानसभा अध्यक्ष जी को ही धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कुत्ते के काटने को लेकर के जो घटनाएं घटी हुई उसके ध्यान आकर्षण को उन्होंने आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने चर्चा को लेकर के, और कांग्रेस पक्ष के दो विधायक श्री अखिल जी और श्रीमती राजन मंडलोई जी, दोनों ने मिलकर के जब ध्यान आकर्षण रखा, तो अभिलाष जी मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस आए हैं, और पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि जो पशु प्रेमी होते हैं, जो कुत्ता प्रेमी होते हैं, उनके व्यवधान के कारण से, उनके हस्तक्षेप के कारण से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदें ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती थी। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से गंभीरता से इसको संज्ञान में लिया, जो डायरेक्शन दिए हैं, और आज के अभिलाष जी इस कुत्ते के काटने की घटनाओं को लेकर के अगर एक ध्यान आकर्षण पर लगभग 20-25 मिनट से ज्यादा तो कम से कम आधा पौन घंटा डिस्कशन हुआ हो, उसमें संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी हिस्सा लिया हो, गोपाल भार्गव जी जैसे वरिष्ठ नेता ने हिस्सा लिया हो, अन्य बड़े सारे वरिष्ठ लोगों ने हिस्सा, तो ये बात का इशारा है कि कुत्ते के काटने को लेकर के जिस प्रकार से प्रदेश भर की घटनाएं घटित हुई है वो अचिंतनीय है। दूसरा, जहां तक गाय का मामला है, और अभी आपने सारे कांग्रेस के लीडर्स की बाइट सुनाई है, हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे कि गाय के प्रति अभी अचानक आज की विधानसभा के सत्र में, बजट सत्र में कैसे क्या प्रेम उमड़ पड़ा है? अगर कांग्रेस को इतना ही प्रेम और स्नेह गाय के प्रति दिखलाई पड़ रहा है, तो गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह जो वर्षों तक कांग्रेस के पास में राष्ट्रीय क्षितिज पर, राष्ट्रीय स्तर पर था, कांग्रेस ने वोट बैंक के खातिर गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह को ही तिलांजलि दे दी। और हम जब गौपालकों की, गौशालाओं की बात करते थे और करते हैं, और जब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद गायों को काटने का अपराध करने वाले लोगों को जब पकड़ते हैं, तो यही कांग्रेस से प्रश्न उठाने वाली
कि मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और जबरिया उनको परेशान कर रहे हैं और ये तो होने दिया जाना चाहिए, इनको रोकना नहीं चाहिए, इनको टोकना नहीं चाहिए। और जहां तक दूषित पानी को लेकर के मामला अभिलाष जी आपने उठाया, आपने 3 मुद्दे एक साथ उठाए हैं, तो मैं बारी बारी से 2 तो कर चुका हूं। तीसरा दूषित पानी को लेकर के आज ही जबलपुर पीठ हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर डॉक्टर प्रवीण सोनी जी का, सौरभ जैन का, राजेश सोनी का, डॉक्टर प्रवीण की पत्नी श्रीमती ज्योति सोनी की जो जमानत थी, जमानत को खारिज किया और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस घटना को बड़ी संवेदना के साथ देखा है और अपने कई अधिकारियों को इसमें दोषी पाते हुए उनको हटाया भी है। और न्यायिक आयोग का गठन सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री सुशील गुप्ता की एक खंडी जांच के लिए गठन हुआ है। आयोग अपना काम कर रहा है और लैब को देखेगा, पैथोलॉजी में जहां लेबोरेटरी में पानी जाएगा उसकी जांच पड़ताल करेगा, लीकेज कहां से हुआ, सीपेज कैसे हो गया, कौन को इसमें दोषी, चूंकि अब ये मामला आयोग के पास चला गया अभिलाष जी। ना आयोग का सर ठीक है, ये तो मौतों के बाद आयोग के पास गया ना सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा देना या राजकीय माता का दर्जा देने में बीजेपी को इतनी दिक्कत क्या है? सियासत सिर्फ करते हैं, अगर अशासकीय संकल्प पेश तो बीजेपी की तरफ से होना चाहिए। सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी, राज्य में आपकी, निगम में आपकी, क्यों नहीं कर देते आप लोग इसको? किसको दिक्कत है इससे बताइए। अभिलाष जी, विधानसभा के सत्र के दौरान अगर एक कांग्रेस के लीडर जो श्री अकील हैं, आरिफ अकील जी के सुपुत्र आतिफ अकील, अगर वो एक बाइट देते हैं और ये कहते हैं कि मैंने अशासकीय संकल्प लगाया है, देखिए भाई फ्लोर पर आए नहीं अभिलाष जी, में भी ना है सर मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस ना ही करे, आप क्यों नहीं ला रहे? आप बात हमारी पूरी होने दीजिए, हमने आपकी पूरी बात सुन ली है। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अकील जी ने एक बात अपना विचार रखा कि मैं अशासकीय संकल्प ला रहा हूं, अभी आया नहीं है, उन्होंने प्रस्तुत किया है किस प्रकार से ग्राह्य हो गया, ग्राह्य होगा, किस प्रकार से डिस्कशन होगा, सरकार उसको कितनी महत्व देगी, सब भविष्य के गर्भ में। सिसोदिया जी, आपकी सीनियरिटी मुझे पता है कितना, बहुत अच्छा आपको संवैधानिक और मध्य प्रदेश विधानसभा के काम, आपने जिनके उनके पिताजी का नाम लिया ना, वो आपके समय में गाय को राजकीय पशु दर्जा दिलाने का अशासकीय संकल्प लाए थे, आपके समय में ही लाए थे सर। आप भी मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस वक्त विधायक थे। क्या हुआ उसका? चलिए, आप तो भविष्य की गर्व की बात कर रहे हैं, मैं इतिहास पूछ रहा हूं आपसे। अभिलाष जी, किन कारणों से वो वापस हुआ होगा या डिस्कशन में आया कि नहीं आया? तो सर वो क्यों लाएंगे? गाय की सियासत आप करते हैं, गाय को गौमाता आप कहते हैं, रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि गाय को बचाने की जिम्मेदारी मुसलमानों की है। गाय की सियासत हमने नहीं किया, गाय का संरक्षण हमने हमेशा किया। तो सर कहां कर रहे हैं? कीजिए ना संरक्षण, गौमाता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाइए। इनकार कर रहा है, कब इनकार किया है? गाय के प्रति किसी संवेदनशीलता भारतीय जनता कब किया है सर? चलिए, मेरे साथ राजेंद्र रागल जी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात कर लेता हूं। राजेंद्र रागल जी, संत प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, एक भी संत ऐसा नहीं है इस देश में जो ये मांग नहीं कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय गौमाता का दर्जा दिया जाए या राजकीय पशु का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस कह रही, विपक्ष जिस पर ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग गौमाता का कत्ल करते हैं, बाकायदा वो अशासकीय संकल्प लेकर आ रहे हैं। अब बीजेपी कह रही कि हम इनकी रक्षा करते हैं लेकिन हम इन्हें दर्जा नहीं दे सकते। अभी सोच रहे हैं, अभी सोचेंगे। क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस ने पूरी तैयारी के साथ दूषित पानी, गौमाता, कुत्ते तो सामाजिक मुद्दा इस वक्त बन ही चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम आदमी तक को इसकी समस्या से जूझना पड़ रहा है, ये तमाम चीजें, या फिर नकली सिरप हो, ऐसे मुद्दों के साथ वार किया है जो सीधे सीधे कमजोर नस पर अटैक कर रही है? मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में है जी, वो कांग्रेस विपक्ष का भूमिका पूरी तरह अदा नहीं कर पाती है। जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाता है, उस मुद्दे को पुरजोर ताकत से इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये सही बात है, गाय पर सिर्फ राजनीति होती है। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि गाय को गोमाता मानते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी की जो बातें हैं उससे मुझे ये समझ में आता है। पर गाय पर राजनीति बराबर करना है। गाय पर जितनी गौशालाएं खोली है, गौशालाओं के अंदर पशु मर रहे हैं। आपको पता होगा विदिशा में शिवराज जी ने इतनी बड़ी सुधा अमृत के नाम से डेयरी खोला था, और उसके अंदर कितने पशु, कितनी गायें मृत हो चुकी हैं, किसी को पता है? इसकी जानकारी है? आज तक ये विषय उठाए कभी कांग्रेस ने कभी उठाया है? और आफ्टर ऑल वो दूध डेयरी बंद हो गई है, और दूध डेयरी बंद होकर सिर्फ कलेक्शन होने का काम होता है, जहां से दूध खरीदा जाता है और दूध को खरीद के
किया जाता है। कितनी गौशालाओं के अंदर ये कहते हैं हमने व्यवस्थाएं की हुई है, डॉक्टरों की व्यवस्था है और ये सब चीज़ें। अब ये हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपालन मंत्री ने बताया था कि इतनी, जब उनसे सवाल पूछा गया कि कितनी गौशालाओं में कितनी गायें मर चुकी हैं और क्या कारण रहा, उसका वो सटीक जवाब नहीं दे पाए। वहां पर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बैठे हुए थे, पहले ही सवाल था, उस सवाल के उत्तर में बता नहीं पाए। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में सारे संत और सारा देश, गौ माता, जिस तरीके से आज कैलाश विजयवर्गीय ने अपना भाषण दिया शून्यकाल, उसकी सूचना पर आरिफ अकील के बच्चे की सूचना पर जिस तरीके से बात करी है, उसमें एक दम थी। उन्होंने कहा कि पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी स्वान की, कुत्ते की, और जो बचा हुआ आटा होता है वो उसका है। तो खुद ही मान रहे हैं। जब खुद मान रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जब वो खुद मान रहे हैं और वो दूसरी रोटी कुत्ते को दे रहे हैं और कुत्ता बच्चों को बाइट कर रहा है, कई बड़ बुजुर्गों को बाइट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दे के हम लोग ये कहते हैं कि कुत्तों को वहीं छोड़ना है। आगे की बात तो हम करते नहीं है। कुत्तों को जो जिस तरीके से संरक्षण दे रहा है, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो उनका फोटो खींच के आप बता सकते हैं पुलिस को कि साहब ये कुत्तों को संरक्षण दे रहे हैं। और कुत्तों को अगर उन्हें रखना है तो स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट रोड पे नहीं घूमेंगे, कभी भी उन्हें ले जाकर अपने घरों के अंदर पालिए, जहां करना है आपको अपना इंतजाम करिए। कुत्तों की नसबंदी करना एक अलग बात है। कुत्तों के दांत निकाले गए हैं क्या? कुत्ते जो काट रहे हैं वो काटने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? तो कुत्तों की नसबंदी करके वहीं की वहीं छोड़ना है, यानी प्रजनन नहीं होगा। परंतु जो कुत्ते जिंदा हैं, जो श्वान हैं, वो जिस तरीके से बाइट ले रहे हैं, वो क्या होगा उसका? पर हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ये कहते हैं कि दूसरी रोटी कुत्ते की है, पहली रोटी गाय की है, और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में दिक्कत हो रही है। वहीं पर कुत्ते की बात करते हैं तो कुत्तों को तो संरक्षण दे रहे हैं, श्वान की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस देश में या प्रदेश में मुद्दों का जो नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है आज, वह बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि निराकरण निकलना चाहिए, समाधान होना चाहिए। कोई भी शून्यकाल या ध्यानाकर्षण की सूचनाएं होती है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, पर गंभीरता से क्या लिया गया है, क्या राजनीति की जा रही है, इस पर विचार करने की बात है। ठीक है सर। चलिए मैं वापस आ जाता हूं जल्दी से। डॉक्टर अशोक, आपसे मैं आता हूं। मर्सकुलर जी, जरा मुझे ये बताइए कि यहां पर कांग्रेस जो ये मुद्दे उठा रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा, कई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे में हमें ऐसा लग रहा है कि उस तरफ आप ज्यादा झुकते नजर नहीं आ रहे हैं, या आने वाले वक्त के लिए वो तीर बचाकर रखें अभी आपने तरकश में। और कल बजट आना है, तो बजट को लेकर कांग्रेस की क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बजट को लेके कांग्रेस सीधे तौर पे जो मांग पहले भी करती आ रही है, लेकिन बजट का जो है, कभी जनता के लिए बजट लगा ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। आप महंगाई का कोई निराकरण नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार के साधन नहीं दे रहे हैं, आप एक कंस्ट्रक्टिव वर्क में आपके पास में कोई डेवलपमेंट का कहीं कोई बात नहीं है। आप पैसा खर्च कहां कर रहे हैं, किन मुद्दों पे बात करें? हम लगातार कांग्रेस पार्टी यही तो विषय उठा रही है। जैसे आपने मनरेगा का नाम तो बदल दिया, और मनरेगा का नाम बदल के आपने, जब मैं किसी वरिष्ठ बीजेपी नेता से पूछूंगा कि आप नाम तो बदल दिए, उस नाम का क्या पूरा मतलब है, वो नहीं बता पाएंगे। क्या बात करेंगे वो? उनको जैसे तैसे राम जी का नाम उनको डालना है, इसके अलावा उनका कहीं कुछ नहीं। जिस गारंटी का उद्देश्य था मनरेगा का कि एक मजदूरों को उनकी गारंटी, उनकी सुरक्षा होना चाहिए, वो तो कहीं बात नहीं। 125 दिन की ये बात तो कह दिए, लेकिन सच कहें कि 100 दिन का तो रोजगार इन्होंने दिया ही नहीं है अभी तक। अब हम आंकड़े जो देख रहे हैं, जो हमारे पास में आंकड़े उपलब्ध है, उन आंकड़ों में हमें तो नहीं लगता कि 1 करोड़ भी इन्होंने कोई रोजगार दिया हो, या 1 लाख भी रोजगार दिया हो। ये नहीं दिए हैं इन लोगों ने, पूरे 1 लाख लोगों तक को इन्होंने 100 दिन के रोजगार नहीं दिया है। तो ये एक तो ये झूठी बातें हैं, और जो विकास की बातें हैं, मुख्य रूप से महंगाई की बात कर ले, और ये रोजगार की बात कर ले, और कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात कर ले, इन पर इनका कोई ध्यान नहीं, सिर्फ गोल मोल घुमा रहे हैं। कल जब बजट आएगा तो इनके पूरे नेता, जो स्क्रिप्ट आएगा इनका, उन स्क्रिप्ट पे बैठ के उसकी तारीफ करने लग जाएंगे।
जमीनी सच्चाई से इनका कोई लेने देना नहीं रहेगा। जनता को एक समय इंटरेस्ट रहता था, जब बजट आता था तो लोग टीवी के सामने बैठे हुए मिलते थे, 2-2 दिन तक बैठ के उस पर चर्चा करते थे। आजकल कब बजट आ जाता है, अब उनकी जो तारीफें जो होती है जनता ने देखना बंद कर दिया है। इतने लगातार 23 साल 20-22 साल हो गए, लेकिन कभी ऐसा कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं दिखा जिस पे हम ये कह सकें कि रियली एक ग्राउंड लेवल पर एक जो बजट है और बजट के माध्यम से जनहितैषी जो विषय हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा पेश किया है जो कि एक मॉडल साबित हो। ठीक है, चलिए मैं यशपाल जी आपके पास आता हूं। यशपाल जी, कल बजट आना है, प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? और कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कल किस तरह से वित्तीय प्रबंधन देखने को मिल सकता है? फोकस क्या रहेगा, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, जिस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण की आज ही रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण आया वो इस बात को परिलक्षित कर रहा है कि कल जो बजट आने वाला है वो जन कल्याणकारी का होगा, लोक कल्याणकारी का होगा, निवेश का होगा, उद्योग का होगा, किसानों के लिए होगा, सिंचाई के संसाधन को बढ़ाने को होगा, सिंहस्थ को लेकर के होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के होगा और महिला सशक्तिकरण को लेकर के होगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 4 जाति का वर्णन किया है, गरीब को लेकर के, नारी शक्ति को लेकर के, युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सारी की सारी चीजें हमारे मध्य प्रदेश के बजट में सन्निहित होने वाली, क्योंकि भारत की सरकार के भी कई पैकेजेस, कई कार्य योजनाएं बजटों में शामिल होती है। तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार की जो मंशा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यू है, जो संकल्प है, उसको माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी और माननीय जगदीश देवड़ा जी आगे बढ़ाएंगे। और कल का जो बजट आने वाला है वो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में लाभकारी होगा, जन कल्याणकारी होगा, लोक कल्याणकारी होगा। और बजट की प्रतीक्षा आपको भी अभिलाष जी, हमको भी है, और सारी जो प्रदेश की 9 करोड़ जनता है वो सब इस बात को लेकर के प्रतीक्षा में है कि कल बजट 11 बजे पेश होगा और वो निश्चित रूप से जनता के हितों का होगा। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं राजेंद्र जी आपके पास। राजेंद्र जी, कल का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बड़ा है। हमने देखा था कि केंद्रीय बजट में, हालांकि हमें उम्मीद थी कि कुंभ को लेकर के, हमारे सिंहस्थ कुंभ को लेकर के एक बड़ी घोषणा होगी, पर वो हुई नहीं है। पर अभी जिस तरह से निवेश को लेकर के मोहन यादव फोकस है पूरी तरह से, चाहे वो रीजनल कॉन्क्लेव हो या इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हो, हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा फोकस वहाँ होने वाला है, या किसान जो हमारा पारंपरिक सेक्टर रहा है उसकी तरफ ज़्यादा सरकार झुकाव रखेगी? क्या आपको पता है कि इस साल उन्होंने कृषि वर्ष घोषित किया है। अगले वर्ष कुछ और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से मैं अगले वर्ष के लिए डिक्लेयर करेंगे। तो कृषि वर्ष होने के साथ में कृषि प्रधान और कृषि की तरफ ध्यान देना और किसानों के कल्याण के लिए काम करना सरकार की प्राथमिकता बन जाती है। लगभग 4021 करोड़ के लगभग बजट कल जो प्रस्तुत होने वाला है, उसमें इंफ्रा की तरफ इन्होंने विशेष करके ध्यान दिया कि विकास की तरफ। पर विकास की तरफ ध्यान देने की बजाय मुझे लगता है ऐसा कि जो पैसा होता है, जितना मैं बजट को समझता हूँ, पैसा जो है इनकी जो योजनाएं चल रही है, जिस तरह लाडली लक्ष्मी कहें, इसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है। और अब बजट बढ़ाने की, क्योंकि अभी आपने देखा है कि केंद्र सरकार ने जो जीएसटी का हिस्सा है, टैक्सेशन का हिस्सा, वो भी अपना कम कर दिया है और टैक्सेशन भी कम किया है। इसी तरीके से आप किस चीज़ पर बढ़ाएंगे? पेट्रोल डीजल वैसे ही आसमान छू रहा है, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बात हुई थी इस बात की कि पेट्रोल डीजल पर कोशिश की जाएगी कि उसमें कहीं न कहीं कुछ संशोधन करने की गुंजाइश होगी तो किया जाएगा। 16वां वित्त आयोग जो आएगा, उस 16वें वित्त आयोग की बात करेंगे तो 2030 तक हम लोग किसी भी तरीके से घाटे से उबर नहीं पाएंगे। अब ऐसे में ये जो बजट होता है, मुझे याद है जैसे मस्कोली जी की बात को मैं ध्यान रखता हूं कि पहले बजट पे लोगों का ध्यान रहता था और हम लोग ही जब रिपोर्टिंग करते थे तो ये देखते थे कि किसानों के पास जाते थे, व्यापारियों के पास जाते थे, गृहिणियों के पास जाते थे और कई लोगों से उनका वर्जन लेते थे। पर आजकल कहाँ देखने को मिलता है ये सब चीज़ें? बजट कहाँ आता है, कहाँ खो जाता है, किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि वही जो चुनिंदा लोग हैं, 600, 700, 800 लोग जो विधानसभा में हमेशा
अग्रसर बने रहते हैं, उन्हीं को बजट की जानकारी होती है, उन्हीं को बजट के बारे में पता होता है। क्योंकि बजट में कोई लोक लुभावन चीजें इस तरीके की अट्रैक्शन नहीं करती है जो पब्लिक को सीधे टच करती है। तो मैं यही कहूंगा कि ये बजट सरकार को इस तरीके से होना चाहिए कि पेट्रोल डीजल पे हमने इतना कर कम किया या इस सेट पे इतना कर कम किया या बढ़ाया या क्या किया, कम से कम इस तरीके की क्रिटिसाइज्म होना चाहिए। ठीक है सर। चलिए, तो कुल मिलाकर के कल का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस की तैयारी अच्छी है, पूरी है। अब कल सरकार क्या एक लोक लुभावन बजट लाकर कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर पाएगी, या फिर बजट में जो बड़े सेक्टर हैं उनकी अनदेखी के आरोपों में घिर जाएगी? यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि इस सत्र को वो अपने सियासी फायदे और जनता के लिए सीधे तौर पर बड़े मुद्दों को उठा करके उसकी नजर में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल करे, और सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस चक्रव्यूह को तोड़कर सरकार एक बार फिर से जनता के बीच में अपनी पाक साफ इमेज बना पाए। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं यशपाल सिसोदिया जी का, राजेंद्र रागल जी, डॉक्टर अशोक मरस्कोले जी, हमारे साथ तीनों मेहमान जो जुड़े उनका शुक्रिया करता हूं। साथ ही दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।